गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही साथ इसके स्टैटिक जीके के जो भी फैक्ट होंगे हम पढ़ेंगे बेहद महत्वपूर्ण तरीके से। चलिए आज के प्रश्नों पर हम शुरुआत करें। पहला प्रश्न है 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 महिला 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है। गुजरात के 6 शहरों में इसमें जीता है अमित पंघाल, है ना। महिला 53 किलोग्राम वर्ग में ये हरियाणा के हिसार जिले से हैं। हरियाणा के हिसार जिले से हैं। हिसार जिले से हैं। अंतिम पंघल, है ना। अंतिम पंघाल, इन्होंने 53 किलोग्राम कुश्ती का स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखो 36वां राष्ट्रीय खेल, पिछला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 2015 में हुआ था, ये लगभग 15 के बाद सीधे 2022 में हो रहा है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, 36वां राष्ट्रीय खेल, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हो रहा है? गुजरात में। गुजरात, ये 2022 गुजरात में, गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहरों में। और कौन कौन से में? अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, गांधीनगर, राजकोट और भावनगर। राजकोट, भावनगर ना। तो ये 6 शहरों में ये जो है 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? शुभंकर, अगर बात करें शुभंकर तो इसका श्रावक, है ना। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, इसके शुभंकर जरूर याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर, है ना। इसका समापन जो होगा, इसका समापन 12 अक्टूबर को, आज समापन हो जाएगा 36वां नेशनल गेम, है ना। 36 नेशनल गेम पिछला 2015 में हुआ था, है ना। यह भी याद रखिएगा। इस पर एक अलग से पूरे गेम्स के बारे में हम, जैसे ये समाप्त हो रहा है आज, तो हम सबसे शानदार पूरे एनालिसिस के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे, आप जरूर देखिएगा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में अंतिम पंघल ने 53 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। अब चलिए, हाल ही में किसने देश के 50 विशिष्ट अनुप्रतीकात्मक वस्त्र विरासत सूची में क्या बनाया है? जो है शिल्पों की सूची जारी की है। किसने जारी की है शिल्पों की सूची? तो ये यूनेस्को ने जारी की है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 50 विशिष्ट अनुप्रतीकात्मक जो है ना वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है ना। वस्त्र शिल्पों की सूची यूनेस्को ने जारी की है ना। अब देखो यूनेस्को 50 ये शिल्प हैं क्या? तो जहां पर वस्त्रों की कढ़ाई बुनाई इनसे संबंधित 50 शिल्पों को जो जारी किया है, ये है। अगर हम देखें तमिलनाडु का, तमिलनाडु के कुछ मैं इसके शिल्प बता रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। टोडा कढ़ाई और सुगुंडी, टोडा कढ़ाई प्लस सुगुंडी, ये एक वस्त्रों पर कढ़ाई है। हैदराबाद की हिमरू बुनाई, हैदराबाद की हिमरू बुनाई, हैदराबाद की हिमरू बुनाई है। गोवा की कुनबी बुनाई, गोवा की जो है कुनबी बुनाई, कुनबी बुनाई, ये इसको 50 शिल्पों में शामिल किया गया। हरियाणा की खेस, हरियाणा की खेस एक जो है शाल होता है ओढ़ने वाला, जो जाड़ों में लोग ओढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल, हिमाचल के चंबा रुमाल ये शामिल किया गया है। वाराणसी की अवध जामदानी, वाराणसी की क्या है इसमें शामिल किया गया? अवध जामदानी, अवध जामदानी।
है ना। तो इस तरीके से शामिल किया गया है। तो 50 जो है वस्त्र शिल्पों की सूची यूनेस्को ने जारी किया है। पश्चिम बंगाल की गरद कोरियल है, महाराष्ट्र की हिमरू है, गुजरात की मसरू बुनाई और पटोला है। तो ये सब जो है इसमें जारी किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करें यूनेस्को, स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को की स्थापना साल 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जो है वह है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन है ना, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले, हेड आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। हाल ही में देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है जीई गैस पावर के साथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। किस लिए किया है ये? तो यह किया गया है बिजली उत्पादन में कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, है ना, एनटीपीसी ने क्या किया है? एनटीपीसी ने जी गैस पावर के साथ समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। बिजली मंत्री कौन है? बिजली मंत्री आरके सिंह है। आरके सिंह हमारे बिजली मंत्री हैं, आरके सिंह, है ना। अब देखो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी स्थापना 1975 में हुई थी। स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था एनटीपीसी का, 16 सितंबर। एनटीपीसी का स्थापना 1975, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है ना। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो याद रखिएगा, इसने डीकार्बनाइज, बिजली उत्पादन में कार्बन गैसों में कमी लाने के लिए जीव गैस पावर के साथ समझौता किया है। हाल ही में G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है। 8वें शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है, आयोजन हुआ है। कहां हुआ है? तो यह हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसकी क्या हुई है? बैठक की आयोजन किया गया है। इस साल 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आयोजित हो रहे हैं, है ना। तभी 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया। ये स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला ने किया, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। 2023 में G20 का सम्मेलन, 2023 में G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में होगा 2023। भारत जो है G20 समूह का देश है। अब एक और बात देखें, G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। G20 के संदर्भ भारत, इस पर 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, टोटल मिलाकर 20 सदस्य देश हैं।
भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है G20 का। 2023 में भारत के इसका सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, यह बात याद रखिएगा, तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो इस बार इंडोनेशिया में हो रहा है 8वां सांसद शिखर सम्मेलन G20। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा जो है राजस्थान के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नाथ द्वार में, और ये उदयपुर में है। ध्यान रखा, 351 फीट शिव पर सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, शिव की प्रतिमा सबसे ऊंची 351 फीट, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये 351 फीट की। वैसे सबसे ऊंची प्रतिमा किसी भी, चाहे किसी की भी हो, वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर। फीट में आप बदलोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 500 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची है, लेकिन शिव की ऊंची प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी 351 फीट है, वो नाथ द्वार में स्थापित की जाएगी जो उत्तर राजस्थान के उदयपुर में है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना। 251 फीट ऊंची सीता माता की प्रतिमा, सीता माता की प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित की गई है। है ना, तो याद रखिएगा 251 फीट ऊंची सीता माता की प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। देखना, लौह पुरुष आयरन मैन सरदार पटेल, इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं, एकता दिवस। तो कहां किया है? तो गंगटोक में किया है। और गंगटोक कहां है? सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? यहां पर ये लिखा हुआ है, किसने किया है? अमित शाह ने किया है गंगटोक में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यह भी बात याद रखिएगा, गंगटोक में शिव प्रतिमा का अनावरण। गंगटोक में शिव प्रतिमा का, यहां पर प्रगति पथ कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया अमित शाह ने। यहां प्रगति पथ कॉफी टेबल बुक, प्रगति पथ याद रखेंगे, कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया अमित शाह ने, और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गंगटोक में किया। बेहद महत्वपूर्ण है। अभी देखेंगे गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? ओमान में। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण ओमान में हमारे विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किया। याद रखेंगे, गांधी प्रतिमा ओमान में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। बी मुरलीधरन ने किया है ना, ओमान में। तो ये बात भी याद रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। हाल ही में ऑकलैंड में मोदी 2.0 ड्रीम्स डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑकलैंड कहां है? तो ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में है, और ये किया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड का ऑकलैंड में, ऑकलैंड कहां है? न्यूजीलैंड में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में एक किताब मोदी जी की जीवन पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक है।
इसका उद्घाटन पिछले वर्ष भी किया जा चुका है भारत में, अलग अलग जगहों पर उद्घाटन जो एम वेंकैया नायडू ने किया था, लेकिन भारत से बाहर ऑकलैंड में जो इसका जो विमोचन किया है वो किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? अर्थशास्त्र का नोबेल अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और ये सभी तीन लोगों को दिए जाने की घोषणा हुई है। बेन एस बेर्नांके, डगलस डायमंड, फिलिप एच डेविड। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये तीनों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2022 पर हम जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगों को शानदार नोबेल पुरस्कार बारे में पूरी जानकारी और 2022 के कोड के साथ आपको मिलेगा कि आप याद कर सकें। तो 2022 इन तीनों को दिए जाने की घोषणा हुई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। हमारे सीएल कैरियर एकेडमी से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल स्थापना, अर्थशास्त्र का नोबेल की जो स्थापना हुई 1968 दिया गया पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1969 से। तो स्थापना हुई 1968, लेकिन पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाएगा 1969 और इसके साथ ही नोबेल पुरस्कारों की संख्या हो गई 6। इसके पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बेन एस बर्नांके, फिलिप एच डेविड, डगलस डायमंड, इन तीनों को अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। नोबेल पुरस्कार, इसमें 10 लाख स्वीडिश करोड़ दिए जाते हैं, 10 लाख स्वीडिश क्रोन, ये बराबर हो जाएगा 7.31 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। भारत के पहले, है ना, जो है अमर्त्य सेन है, थोड़ी देर, भारत के अमर्त्य सेन, भारत के अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल, अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित हुए थे। ते पहले भारतीय हैं जो अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित हुए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमी से सम्मानित किए गए थे। तो याद रखिए, अभी हाल ही में इन तीनों को दिए जाने की घोषणा की गई है। किस लिए किया गया है ये बात भी हम देखेंगे। इनको दिए जाने के, पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किस लिए की गई है ना, ये चीज हम देखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि बैंकों के, है ना, बैंकों के आर्थिक मंदी से निपटने के तरीकों के बारे में इन्होंने बताया है। बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध, इन्होंने क्या किया है, यह पुरस्कार है बैंकों के आर्थिक विकास पर शोध के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जो है 2022 का बैंकों के आर्थिक विकास पर शोध के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, बैंकों और आर्थिक विकास, सॉरी ऐसे लिखेंगे, बैंकों और आर्थिक विकास पर शोध के लिए, ये दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा बेटियां बने कुशल सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह, इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। बेटियां बने कुशल, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह क्या किया गया, आयोजित किया गया है। क्यों आयोजित किया गया है? या ये कहते हैं लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका कौशल के लिए, कौशल के लिए सम्मेलन का आयोजन
सम्मेलन का आयोजन हुआ है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन जो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के बैनर तले शुरू हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बैनर तले शुरू हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 जनवरी 2015 में हुआ, हरियाणा के पानीपत से ये किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेटियां बने कुशल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी इसकी मंत्री हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो यह है राजनेता हैं। मुलायम सिंह यादव का भी हाल ही में निधन हुआ। कब हुआ है? 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में, अस्पताल में निधन हो गया है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यह राजनेता थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना थी। साइकिल चिन्ह था इसका। चुनाव चिन्ह क्या था? साइकिल इसका चुनाव चिन्ह था। ध्यान रखेंगे, पहली बार 1989 में सीएम बने। किसके? यूपी के सीएम बने 1989 में। और 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। सीएम बनने से पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक से की थी। शिक्षा छोड़ के इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, राजनीति में आए। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इन्होंने अपना काफी प्रभाव छोड़ा और एक दिग्गज राजनेता रहे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, मुलायम सिंह यादव, है ना। तो ध्यान रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस मनाया है, यह मनाया 73वां स्थापना दिवस मनाया गया प्रादेशिक सेना का। प्रादेशिक सेना की वैसे स्थापना 1920 में हुई थी। इसकी स्थापना 1920 में, परंतु औपचारिक स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 9 अक्टूबर 1949 को राजगोपालाचारी द्वारा, है ना। तो यहीं से जोड़ते हैं इसकी ये वाली औपचारिक स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को, है ना, भारतीय सेना के, है ना। और प्रीत महेंद्र सिंह इसके महानिदेशक हैं। इसके महानिदेशक कौन है? प्रीत महेंद्र सिंह। यह भारतीय सेना की सहायता करते हैं। बाढ़, सूखा या कई आपदा राहत स्थितियों में भारतीय सेना की सहायता करते हैं प्रादेशिक सेना, है ना। तो भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। 9 अक्टूबर को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स यह किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किसकी निगरानी के लिए? चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है ना। आप देखेंगे
कि हाल ही में नामीबिया से जो एक अफ्रीकी देश है 8 चीतों को लाया गया है। 8 चीतों को लाया गया है और इसको कहां रखा गया है? मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया 8 चीते नामीबिया से लाकर, और इसी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ना, और इनकी निगरानी होगी, इनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होगी। और इस टास्क फोर्स का गठन, इस टास्क फोर्स का गठन 2 साल के लिए किया गया है। 2 साल के लिए किया गया है, यह बात भी आप लोग याद रखेंगे। 2 साल के लिए किया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चीते लगभग 70 साल बाद चीते भारत में आए हैं। 1952 के बाद 52 में चीते विलुप्त हो गए तो भारत में, अब चीते लाए गए हैं। और कब लाए गए? 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चीता आया है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक अभी आयोजित की जाएगी कब? 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक। इसका आयोजन कहां होगा? किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा नई दिल्ली में। याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में इसको क्या किया जाएगा? इसकी बैठक होगी, इसकी 5वीं बैठक होगी। 5वीं, नई दिल्ली में इसकी 5वीं बैठक होगी, याद रखिएगा, है ना। 5वीं बैठक, 5वीं बैठक नई दिल्ली में होगी। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना 2018 में ही इसका पहला सम्मेलन हुआ था। 18, 19, 20, 21, 22, 5वां है ये। नई दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहां है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में, है ना। गुरुग्राम हरियाणा। इसके सदस्य देश कितने हैं? 109, 109 सदस्य देश इसके हस्ताक्षर करता हो चुके हैं। और ये किसके इनिशिएटिव पर बना? भारत और फ्रांस के इनिशिएटिव पर बना था। नरेंद्र मोदी और उस समय के प्रधानमंत्री, है ना, उनके फ्रांस के राष्ट्रपति के इनिशिएटिव पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच जो देश आते हैं, सोलर एनर्जी की ज्यादा संभावनाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर किया गया है ना। तो नई दिल्ली में इसकी बैठक होगी। अभी इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। अध्यक्ष कौन है इसका? अध्यक्ष देश अभी इसका भारत है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के पास ही है। तो इट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की बैठक। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय विदेश सेवा दिवस, भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना, भारतीय विदेश सेवा की स्थापना, भारतीय विदेश सेवा की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी, है ना। विदेश सेवा की स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। क्यों हुआ था? तो भारत ने विदेशों में भारत के राजनयिक, काउंसुलर और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे, 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है ना। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्ग,
ए और बी दोनों को, दोनों, एक महिला और एक पुरुष। याद रखिएगा, पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, ये कौन होंगे? हरमनप्रीत सिंह, भारत, हरमनप्रीत सिंह, हरमन सिंह। और कहां के हैं ये भारत से होंगे, तो भारत से। हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर इस साल का, और महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, ये कौन होंगी? तो ये जो होंगी फेलिस एल्बर्स, फेलिस एल्बर्स, और ये डच खिलाड़ी हैं, डच खिलाड़ी हैं, ये नीदरलैंड से हैं, नीदरलैंड की हैं। तो इनको महिला प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के लिए, पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, इन दोनों को दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, और यहां से हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ग, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो ये सब ये बातें ध्यान रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह भारत के हैं, भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है ना। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, जरूर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।